जय हिंद दोस्तों, MK मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो के सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में है वायु, और बी में बर्फ, और सी में कांच, और डी में हीरा। तो अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है किसका होता है, तो हीरा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, और वायु का अपवर्तनांक 1 के लगभग होता है, और कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में 1, और बी में 2, और सी में 3, और डी में 4। तो प्रकाश के जो अपवर्तन के 2 नियम है, कितने नियम है, 2 ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऑप्शन ए में हवा, और बी में जल, और सी में हीरा, और डी में शीशा। तो प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो हीरा में क्या होता है, प्रकाश का सब अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और हवा में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, तो हवा में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, और बी में अवतल दर्पण, और सी में समतल दर्पण, और डी में समतल या उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा बराबर बनता है। अगर वस्तु जहाँ जितनी ही दूरी आगे आगे रखा होगा उतना ही कुछ होता है प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो चलिए सही प्रश्नों को देखते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन ए में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बी में 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और सी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो चाल होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 6 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 2, और बी में 1, और सी में 3, और डी में 4। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होता है कितना होता है, तो लेंस में 2 फोकस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान कम होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए में सीधा, और बी में उल्टा, और डी इनमें से सी इनमें से दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या बनता है, तो सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है। तो प्रकाश की चाल जो जितना ही माध्यम विरल होती है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अधिक होती है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में होता है। ऑप्शन ए चंद्रमा का टिमटिमाते हैं, बी तारे टिमटिमाते हैं, सी ग्रह टिमटिमाते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा भी नहीं टिमटिमाते हैं और ग्रह भी नहीं टिमटिमाते, लेकिन टिमटिमाता क्या है, तो तारे टिमटिमाते हैं। तो किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
11 है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में अनंत और बी में 0, सी में 100 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, तो अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो तालाब का जो जल जो कम गहरा दिखाई देना या जल में किसी डूबे हुए छड़ के तिरछी दिखाई देना, ये सब किसका कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में वास्तविक, बी में आभासी और सी में वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, दर्पण के सभी प्रतिबिंब पीछे बनता है और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में निर्वात में, बी जल में और सी वायु में, डी कांच में। तो प्रकाश की चाल जो न्यूनतम होगा किस में होगा, तो कांच में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए में परावर्तन और बी में अपवर्तन, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में से कोई नहीं। तो पानी में डाली हुई छड़ी जो टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच के अपेक्षा किनारा पर मोटा और सी में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो आकृति होता है इस आकृति का उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की जो होता है क्या लिखा हुआ है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, तो बीच में किनारे की अपेक्षा मोटा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में समतल, बी में उत्तल और डी में अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण से जो होता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण से जो होता है वस्तु को हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है प्रश्न नंबर 18 है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण और सी में उत्तल दर्पण, डी में सभी। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभी सारे दर्पण कहते हैं। जितने भी प्रकाश की किरणें होती है सभी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, इसीलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो ऑप्शन ए में सी बिंदु और बी में है पी बिंदु और सी में एफ बिंदु और डी में सी और एफ के बीच। तो जब कोई किसी भी दर्पण हो या समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो तो क्या होता है इसमें परावर्तन के जो बाद होता है अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती है। अगर वस्तु अनंत पर रखे जाए तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है कि जो इसका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ बिंदु। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है और लास्ट प्रश्न है किस दर्पण की फोकस धनात्मक होता है। ऑप्शन ए में समतल और बी में अवतल और सी में उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।